नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के आज के कार्यक्रम में। मित्रों, खरीफ मौसम में बोवनी का समय आ चुका है और ऐसे में आज हम बात करेंगे भारत की एक अहम फसल प्याज की। और खरीफ मौसम में प्याज की खेती में किन बातों का ध्यान रखना होता है, आज इस बारे में हम विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ बात होगी प्राकृतिक खेती की भी। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि खरीफ मौसम में प्याज की खेती करते समय आपको इस बार किन तकनीकों का इस्तेमाल करना है, कौन सी सावधानियां बरतनी हैं और किन किस्मों का चयन करना है ताकि इस बार आपको खरीफ मौसम की प्याज में अच्छा उत्पादन मिल सके। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर विजय अग्रवाल। आप वैज्ञानिक उद्यानिकी हैं, जोनल कृषि अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा में आप पदस्थ हैं। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से खरीफ के मौसम में प्याज की खेती करें। वैसे तो हम जानते हैं कि प्याज वर्ष में 2 बार लगाई जाती है। एक खरीफ का मौसम जो कि बारिश का मौसम है और आने वाला मौसम है, और दूसरा होता है सर्दियों के में प्याज की खेती या रबी के मौसम में, जो इस समय खेत से निकल कर बाज़ार में जो प्याज आ चुका है। किसान भाइयों, जैसा कि मध्य प्रदेश प्याज के उत्पादन में बहुत बड़ा स्थान रखता है, पूरे भारत में द्वितीय स्थान पर मध्य प्रदेश का नंबर आता है। यहाँ पर लगभग 2 लाख हेक्टेयर में प्याज की खेती होती है। चूँकि हम खरीफ के मौसम में प्याज की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रबी में जब इसकी खेती करते हैं और जब बाज़ार में बहुत बड़ी मात्रा में प्याज आता है तो किसानों को इसका रेट नहीं मिल पाता है। तो किसान भाइयों, अगर हम कुछ तकनीकों का ध्यान रखें तो हम खरीफ के मौसम में या बारिश के मौसम में प्याज का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अब इसमें क्या ध्यान में रखना है, तो क्योंकि प्याज जैसे कि हमने बताया 2 मौसम में होती है, तो खरीफ के लिए विशेष सावधानियां रखने की आवश्यकता होती है, जो कि सबसे अधिक होता है इसमें। क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा रहेगा तो किसानों की शिकायत आती है कि प्याज का बीज उगेगा कैसे या प्याज का हम रोपा कैसे तैयार करेंगे। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि सही किस्मों का चुनाव करना, सही विधि से नर्सरी को डालना और आने वाले समय में जो खेत में जल निकास की सुनिश्चित व्यवस्था करना, और खरपतवार, क्योंकि बारिश का मौसम में खरपतवार खेत में बहुत आएंगे, तो उसका किस प्रकार से हम निदान करें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस मौसम के लिए कौन सी उपयुक्त किस्में होती हैं। किसान भाइयों, जो लाल रंग की किस्में होती हैं, गहरे लाल रंग की किस्में होती हैं, वो खरीफ की या बारिश की प्याज होती हैं। इसमें प्रमुख रूप से जो किस्म है, बहुत प्रचलित किस्म है, इसको बोलते हैं एग्री फाउंड डार्क रेड एक किस्म होती है, ADFR किस्म होती है। इसके अलावा N53 भी बहुत एक नासिक 53 किस्म है, वो बहुत अच्छी किस्म है। कुछ नई किस्में भी हैं जैसे कि भीमा रेड हुई, भीमा शुभ्रा हुई, भीमा सुपर हुई, और जो किसान भाई प्रसंस्करण के लिए प्याज लगाते हैं वो भीमा श्वेता भी प्याज लगा सकते हैं। ये सफ़ेद रंग की किस्म होती है और ये प्रसंस्करण के लिए उपयोगी होती हैं। तो किस्मों का चुनाव आप रबी वाली किस्में आप खरीफ में नहीं लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। अब दूसरी बात आती है, हमको ये रखना है कि इनकी जो प्याज होती है ये 110 दिन तक, 90 से लेके 110 दिन तक की प्याज इसमें लगाते हैं, यानी शॉर्ट ड्यूरेशन होती है, कम अवधि की प्याज इसमें लगती है, जो कि किस्में मैंने आपको बताई हैं। अब आपको क्या करना है कि इसके हमें रोपा तैयार करने हैं, और जैसे ही बारिश शुरू होगी उससे पहले खेत की तैयारी करके खेत में रुपाई करनी है। तो इसके लिए उपयुक्त समय होता है, जैसे हम देख रहे हैं अभी जो है जून का महीना चल रहा है, इसी समय हमें बारिश आने से पहले प्याज की नर्सरी बनाकर खेत में इसकी रुपाई के लिए तैयारी करनी है। तो सबसे पहले नर्सरी हमें बनानी है, तो ऐसा क्षेत्र ले लें जहाँ पर जल निकास की प्रॉपर व्यवस्था हो, जहाँ पर अगर बीच में बारिश आ जाती है तो पानी नहीं भरता हो। ऐसे में उठी हुई क्यारी बनाकर, यानी लगभग ज़मीन से 4 से 6 इंच उठी हुई क्यारी बना लें और उसके ऊपर आप कतार में बीज की बोनी करें। संभावना होती है कि जब आप बीज का अंकुरण होगा उस समय बारिश आ चुकी होगी, तो इसमें किसी प्रकार का फफूंद या रोग ना लगे, इसके लिए आप ध्यान रखें कि बीज को आप उपचारित कर लें, और उपचारित करने के लिए कार्बनडाजिम हुआ या ट्राइकोडर्मा से बीज को उपचारित कर सकते हैं। और 1 एकड़ के लिए लगभग 4 किलो बीज की जो हमने किस्में बताई हैं उनका हमको उपयोग करना है। और एक बात और ध्यान रखें कि बीज को छिटक कर ना बोएं, कतार में 4-4 इंच की दूरी पर आप लाइन बना लें उठी हुई क्यारियों में, और उसके बाद आप बीज को बो दें। अगर जहाँ पर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा धूप है तो इसके ऊपर आप छाई भी कर दें क्यारी के ऊपर, जिससे इसका अंकुरण अच्छा हो सके। और जब 1 से 1.5 महीने का जो रोपा हो जाता है उसके बाद इसको हमको खेत में लगाना है। खरीफ में क्योंकि खेत में अगर जल निकास की प्रॉपर व्यवस्था नहीं होगी, पर्याप्त व्यवस्था नहीं होगी, तो पौधे गलने लगेंगे। इसलिए अच्छा होगा कि आप 1 मीटर चौड़े इसमें बेड बना लें खेत में, और उसके ऊपर प्याज की रुपाई करें। जैसे ही आपका, और इसके लिए आप ध्यान रखें कि 1 मीटर या 4 फीट चौड़े जो बेड बनाएंगे 20 से 25
मीटर लंबे तक इसमें बेड हो सकते हैं। और जिन खेतों में जल भराव की स्थिति नहीं रहती है वहाँ पर समतल खेत में भी प्याज को रुपाई कर सकते हैं। जैसे ही 1-1.5 महीने का पौधा होगा आपको इसकी रुपाई करनी है। रुपाई जैसे ही करेंगे आप इसमें 3 से लेके 4 इंच की दूरी पर हमें पौधे से पौधे और कतार से कतार की दूरी रखकर इसको हमको रुपाई कर देनी है। रुपाई करने के बाद सबसे बड़ी समस्या आती है, किसान भाई बोलते हैं कि खरीफ में प्याज लगा रहे हैं तो खरपतवार बहुत होगा। खरपतवार तो निश्चित ही होगा, जैसे ही पानी गिरेगा और खेत में अगर पानी नहीं गिर रहा तो हम बाद में पानी भी देंगे रुपाई के बाद, तो खरपतवार उगने की संभावना रहती है। तो इसके लिए एक अच्छा जो वीडीसाइड होता है उसका आप प्रयोग करें। इसमें ऑक्सीफ्लोरोफेन नामक एक वीडीसाइड होता है जिसकी 1 से 1.5 मिलीलीटर पानी में मिलाकर 1 से 1.5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मिलाकर हमको खेत में छिड़काव करना है। इससे और इसका जो छिड़काव करना है वो ध्यान रखें, रुपाई के 3 दिन के बाद से लेकर 15 दिन के अंदर 10 से 15 दिन तक ही छिड़काव कर दें। इससे हमारी जो मुख्य फसल है उसके पौधे सुरक्षित रहेंगे और खरपतवार जो है वो नष्ट हो जाएगी। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। तो आप नर्सरी में बिल्कुल नर्सरी से पौधे जब खेत में लगाएं तुरंत आप 3 दिन के बाद आप खरपतवार नाशी का छिड़काव कर दें। अब इसके बाद आता है कि हमें खरीफ के मौसम में भी सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि सब्जी वाली फसल है ये और 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन के अंतराल में हमें इसमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो चूंकि हमने उठे हुए बेड में या क्यारियों में प्याज लगाया, इसलिए अच्छा होगा कि हम इसमें माइक्रो स्प्रिंकलर या ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से, आजकल मिनी स्प्रिंकलर का भी चलन मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा है, तो मिनी स्प्रिंकलर के माध्यम से या ड्रिप के माध्यम से या परफोरेटेड पाइप के माध्यम से आप इसमें सिंचाई करें और सिंचाई की व्यवस्था पहले से ही सुनिश्चित कर लें, क्योंकि बीच में अगर मानसून में देरी होती है या पानी रुकता है, बारिश नहीं आती है, तो ऐसे में सिंचाई करना बहुत ही आवश्यक हो जाती है। अब इसमें बात करते हैं उर्वरकों की। तो इसमें हमें उर्वरक के रूप में 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम स्फुर और 50 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। एक बात ध्यान रखें कि जो स्फुर और पोटाश होती है वो जब खेत को हम तैयार करते हैं उसी समय पूरी मात्रा में मिला देते हैं, और चूंकि इसमें सल्फर की भी आवश्यकता होती है तो 30 किलो सल्फर 1 हेक्टेयर के मान से हमको खेत में देने की आवश्यकता होती है। और जो नाइट्रोजन जो हमने बताया है उसको खेत तैयार करते समय आधा नाइट्रोजन देना है। बचा हुआ जो आधा नाइट्रोजन है यानी 50 किलो नाइट्रोजन खेत तैयार करते समय, और 50 किलो नाइट्रोजन जो है वो 8 से 10 बार में ड्रिप अगर लगाया तो फर्टिगेशन के माध्यम से दे दें, अन्यथा अगर हमने ड्रिप नहीं लगाया है तो हम 3 भागों में बांटकर लगभग 15 से 20 दिन के अंतराल पे हमें इसमें खेत में देने की आवश्यकता होती है। अब किसान भाइयों इसमें और एक चीज़ की ध्यान रखनी है कि इसमें बहुत तेज़ी से बढ़वार होती है और इसमें कम समय की हम इसमें फसल लगाते हैं, तो इसमें तेज़ी से बढ़वार होती है। तो 60 से 70 दिन के अंतर पे हमको एक काम और करना है। इसमें एक पादप वृद्धि निमायक या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आता है, उसका अगर हम प्रयोग करते हैं तो अच्छा रहता है। ये क्या करता है, जो वानस्पतिक वृद्धि होती है 60 से 70 दिन के बाद उसको रोक कर जो कंद है, कंद का विकास को बढ़ा देता है। ये क्लोरोमेक्वाइट क्लोराइड नाम से आता है, 6 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर हमको छिड़काव करना रहता है, और व्यावसायिक नाम में लिहोसिन आदि नाम से भी बाजार में मिलता है। इसका हम प्रयोग करते हैं तो हमारे जो कंद हैं उनका विकास अच्छा होता है। किसान भाइयों इसके बाद आपको एक और ध्यान रखना है, जब 50-60 दिन की फसल होती है तो एक बार मिट्टी भी आप चढ़ा दें तो और भी अच्छा रहेगा। जो समतल खेतों में जिन्होंने लगाया वहाँ पर मिट्टी चढ़ाना ज़्यादा ही उपयोगी होता है। इसके अलावा इसमें बारिश के मौसम में कभी कभी पत्तियों पे दाग धब्बे भी आते हैं, जिसमें पर्पल ब्लॉच नामक एक फफूंद का प्रकोप होता है। इसके लिए कोई भी अच्छा फफूंदनाशक जैसे कि मैनकोजेब आदि का प्रयोग कर सकते हैं। 2 से 3 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। कभी कभी पत्तियां ऊपर से पीली पड़ती हैं, आप देखेंगे कि उसमें रस चूसक कीट का प्रकोप होता है, जैसे सफ़ेद मक्खी और विशेषकर थ्रिप्स का प्रयोग होता है। उसके लिए इमीडाक्लोप्रिड नामक दवा का 0.5 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में मिलाकर हम इसको छिड़काव कर सकते हैं। और इसमें बाद जैसे भी जो भी फसल की अवधि है, जो किस्म लगाई है, लगभग 90 से लेकर 110 दिन में फसल तैयार हो जाएगी। और जब आप देखें पानी रोक दें, जब आपकी फसल की अवधि पूरी हो रही है 8-10 दिन
दिन में जब पत्तियां आधी सूख जाती हैं, 50% पत्तियां नीचे को हो जाती हैं, उसके बाद इसकी खुदाई कर लें। खुदाई करने के बाद इसको खेत में रखना अच्छा रहता है, जिससे कि इसमें अत्यधिक नमी जो रहती है वो हट जाती है। और इसके बाद इसको खेत से आप खलिहान में लेकर आएँ, छाए में इसको सुखा लें। जब पत्तियां सूख जाएं 8-10 दिन बाद, ऊपर से इसको 2 इंच छोड़ के इसकी कटाई कर दें। ऊपर से आप देखेंगे जहां से पत्तियां काटेंगे वो पूरी तरह से मुंह बंद होना चाहिए। उसके बाद आप इसको भंडारण करें। तो किसान भाइयों, जब आप इस प्रकार से नर्सरी, सही ढंग से नर्सरी की तैयारी करते हैं, जो इसमें खरपतवार नाशी का पर्याप्त मात्रा में प्रयोग करते हैं और धूप से और बाकी कीड़े एवं बीमारियों से फसल को बचाते, तो इस मौसम में जो उत्पादन मिलेगा आपको वो 250 से लेकर 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक मिल सकता है। और खरीफ की फसल का जो बाजार में भाव होता है वो ज़्यादा होता है। तो किसान भाइयों, कोशिश करिए कि आप खरीफ में भी थोड़े से एरिया में, थोड़े से एरिया में प्याज की खेती करें, जिससे अपन इस फसल से अच्छा उत्पादन ले सकें और मुनाफा कमा सकें। तो किसान भाइयों, वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती की। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि परंपरागत खेती किसानी से हटकर अब किसान भाई एक बार फिर अपनी जड़ों की तरफ लौटें। जी हाँ, जिस तरह से रासायनिक कीटनाशकों, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग हो रहा है, उससे हमारे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, किसान भाइयों को अच्छा मुनाफा प्राप्त नहीं हो पाता और मानव सेहत को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार का ये प्रयास है कि हमारे किसान भाई प्राकृतिक खेती की तरफ लौटें, जिनमें कम से कम लागत में प्राकृतिक तरीके से फसल उत्पादन किया जा सके। तो क्या है प्राकृतिक खेती और कैसे आप किसान भाई इसे अपना सकते हैं, इस विषय पर देखिए एक ये लघु फिल्म। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उनके पुत्र। माता और पुत्र के इस रिश्ते का पवित्र सेतु यानी प्राकृतिक कृषि। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में धरती का अमृत, जीवामृत। आइए हम जानते हैं कि जीवामृत का निर्माण कैसे होता है। प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गौमूत्र, गुड़ एवं 2 दले चीजों का आटा या बेसन आदि मिलाकर यदि उसका प्रयोग किया जाए तो चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं, जिसका नाम रखा गया जीवामृत। जीवामृत निर्माण के लिए जरूरी सामग्री देखते हैं। 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी, मुट्ठी भर पेड़ के नीचे की मिट्टी। आसानी से उपलब्ध इन सामग्री से जीवामृत बनाने की विधि भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है। इन सामग्री में से गुड़, बेसन एवं गोबर को पानी या तो गौमूत्र का उपयोग करके ठीक से मसल कर लिक्विड जैसा बना लें। अब इन सामग्रियों को एक ड्रम में डालकर उसे लकड़ी के एक डंडे से घोलना है।
ठीक से घोलने के बाद जीवामृत बनने के लिए 2 से 3 दिन तक छाया में रख देना है। प्रतिदिन सुबह और शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे घोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है। यह जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय बढ़ जाती है और भूमि के रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होती है। जीवामृत को महीने में 2 बार या 1 बार उपलब्धता के अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ दीजिए। फलों के पेड़ों के पास दोपहर 12 बजे जो छाया पड़ती है, उस छाया के पास प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत भूमि पर महीने में 1 बार या 2 बार गोलाकार में डालना है। इससे मिट्टी स्वस्थ बनती है और फसल भी उतनी ही बेहतर मिलती है। इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केंचुओं की संख्या बढ़ती है। प्राकृतिक कृषि में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक कृषि भूमिगत जल को भी बढ़ाती है। इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सहयोगी फसलों को भी उगाया जा सकता है। घन जीवामृत जीवामृत का ही सूखा हुआ स्वरूप है, जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं। इसे एक बार फिर धूप में सुखाकर तथा डंडे से पीसकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। देसी गाय के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत बनता है। एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संस्कार किया जाता है। इसके 1 दिन बाद संस्कारित बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है। जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि के जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें भूमि में हवा और नमी का बराबर संतुलन बनाया रखा जाता है। प्राकृतिक कृषि विधि केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि ये कीट एवं बीमारियों के रोकथाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प देती है। फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता तथा किसान के खेत में ही बनने वाला आदान है अग्नि अस्त्र। 5 किलोग्राम नीम या अन्य स्थानीय पौधा जिसे गाय नहीं खाती के पत्ते, 20 लीटर देसी गाय का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च तथा 50 ग्राम लहसुन के पेस्ट को मिलाकर धीमी आंच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घोलें। इस घोल को 6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करते हैं। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इसी तरह खट्टी लस्सी, कंडी, सौठास्त्र इत्यादि प्रभावी रूप से विभिन्न बीमारियों के निवारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। प्राकृतिक कृषि से देश में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। हमारे पद्म पुरस्कार विजेता सुभाष जी करके हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने जीरो बजट खेती का एक विचार विकसित किया है। ये वो प्राकृतिक खेती वाला विषय है। इससे हमारी धरती मां भी बचती है, हमारा पानी भी बचता है और फसल भी अच्छी और पहले से
ज्यादा होती। मेरा आप सभी किसान साथियों को, देश भर के किसान साथियों को आग्रह है, आप सारी बात को समझेंगे, मुझे पक्का विश्वास है आप उसको अपने खेत में लागू करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के इस शुभ अवसर पर वर्तमान खेती की दशा एवं दिशा हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी का ये अति महत्वपूर्ण आह्वान है। देश के लाखों किसानों ने इस विधि को स्थापित कर दिया है। गुजरात प्रदेश का डांग जिला तो पूरा ही प्राकृतिक खेती जिला घोषित कर दिया गया है। देश के कई गांव आज इस ओर परिवर्तित हो रहे हैं, क्योंकि इससे किसानों के जीवन में उन्नति आ रही है। मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा है जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था, और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है, जिसके लिए हमें यूरिया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी इसमें। पहले सर अगर 5000 का खर्चा हमारा आता था स्प्रे का, तो अभी हमारा 500 का भी शायद खर्चा नहीं आया है। इसलिए मैंने अपने बगीचे से शुरू करा है, पर इस साल मैं सबको बता रही हूँ कि आगे के लिए आप ही जो मैंने किया है अपने बगीचे में, आप ये स्प्रे करके देखो। दिल खुश हो जाता है सर, जब अपनी फसल इस तरह से अच्छे से आए तो दिल भी खुश हो जाता है सर। जब से प्राकृतिक खेती करनी शुरू करी है तब से सबसे पहले तो हमारी जो भूमि उसमें एकदम मुलायम हो गई भूमि। कुलथ है, माश है, दालों में राजमा है, और सर्दियों में मैंने मसूर और जौ बिजाई करी थी, गेहूँ और चना भी बिजाई करा था सर्दी में। मिलेट्स हमारे पास कोदा और कावनी है। हाँ जी, एक अपने पास कुट्टू के आटे वाला है, स्थानीय भाषा में ओगड़ा बोलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज़्यादा इसमें है। ये धान हमारे पास 2 वैरायटी का है, ये लाल वाला चावल है और ये आगे वाला जो है सफ़ेद चावल है। इसकी खासियत ये है कि ये बिना सिंचाई की होता है ये। सर जी, मेरा नाम फूल कुमार, गांव बैणी मातो, तहसील महम, जिला रोहतक। मैं प्राकृतिक खेती करता हूं। अभी हमने जब से ये प्राकृतिक खेती करी है तो इसमें हम आपको दिखाएंगे। इस खेत में हमने पंचक्षेत्रीय बाग लगाया है। इसमें सेब, किन्नू, आड़ू, आलू बुखारा, अंजीर, और ये बेड पे पूरे में हल्दी है और हल्दी के नीचे चना है। इससे हमारी केवल इंटरक्रॉप की जो इनकम है वो करीब 1 साल में 1.5 से 2.5 લાખ તક मतलब आ जाती। कोविड જેવી મહામારીની પરિસ્થિતિમાં લોકોને એટલી સમજ આવી કે જો આપણો ખોરાકમાં શુદ્ધિકરણ હશે તો જ આપણે બચી શકાશે। તો હવે એ લોકો સમજવા માંડ્યા છે, લોકો ઉપભોક્તા સમજવા માંડ્યા છે કે આપણે પ્રાકૃતિક ખોરાક ખાવો છે, તો ત્યાં આપણે ભાવ પણ મળે છે। तो हमारा पैसा भी बचा और टाइम भी बच रहा है, और हमारी जो है खेती का, हमारी धरती माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है, और उसके साथ साथ हमारा भी स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। यही तो है आत्मनिर्भर किसान, जो ला रहे हैं गांव-गांव में समृद्धि और बना रहे हैं आत्मनिर्भर भारत। प्राकृतिक कृषि, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी। और चलिए किसान भाइयों, अब आप देखिए खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं प्रमुख खबरों पर। सिंगल सुपर फास्ट फीड्स की गुणवत्ता पर जोर, जैव उत्प्रेरकों के पंजीकरण का मसौदा तैयार, बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश, कृषि अभियांत्रिकी द्वारा प्रशिक्षण आयोजित, प्राकृतिक खेती से खुशहाल किसान। आइए नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से, और सबसे पहले बात करेंगे सिंगल सुपर फास्ट फीड्स की गुणवत्ता पर जोर की। केंद्र सरकार ने किसानों को गुणवत्ता युक्त सिंगल सुपर फास्ट फीड्स उपलब्ध करवाने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सुपर फास्ट फीड्स उत्पादन कंपनियों का एसएसपी सैंपल बार बार फेल होने पर सुपर फास्ट फीड्स पर कंपनी को मिलने वाले अनुदान से हाथ धोना पड़ेगा। सरकार द्वारा प्रसारित आदेश में कहा गया है कि किसी भी एसएसपी कंपनी का सैंपल पहली बार अमानक पाए जाने पर 1 दिन के कुल उत्पादित एसएसपी की सब्सिडी रोकी जाएगी। दूसरी बार सैंपल अमानक पाए जाने पर 15 दिन के कुल उत्पादन की सब्सिडी नहीं मिलेगी। तीसरी बार अमानक नमूना मिलने पर 1 माह के कुल सुपरफास्ट फीड्स उत्पादन का अनुदान नहीं दिया जाएगा। 3 बार से अधिक लगातार नमूना अमानक पाए जाने पर कंपनी की मान्यता पोषक आधारित सब्सिडी से समाप्त कर दी जाएगी। कृषि मंत्रालय ने उर्वरक नियंत्रण आदेश संशोधन नियम 2021 की 6ठी अनुसूची के तहत जैव उत्प्रेरक की विभिन्न श्रेणियों के पंजीकरण के लिए सक्षमता आंकड़े और परीक्षण रिपोर्ट जरूरी करने संबंधी मसौदा दिशा निर्देश जारी किए हैं।
किसी भी जैव उत्प्रेरक का उत्पादन या आयात करने वाले व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह ऐसे जैव उत्प्रेरक को उर्वरक नियंत्रण संशोधन आदेश 2021 की अनुसूची 6 के तहत सूचीबद्ध कर सके। इसे FCO संशोधन आदेश भी कहा जाता है। भारत जैव उत्प्रेरक के लिए अलग नियम तय करने वाले कुछ चुनिंदा देशों में से एक माना जाता है। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने मंत्रालय में जल संसाधन विभाग की बैठक में निर्देश दिया है कि बांधों की सुरक्षा में किसी भी प्रकार से कोई भी लापरवाही नहीं होना चाहिए। बांध सुरक्षा, बाढ़ और आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों के लिए वैकल्पिक प्लान तैयार करके रखें। बड़े और मध्यम स्तर के बांध के संरक्षण, सुरक्षा का भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट बनाई जाए। साथ ही सभी बांध के गेट को खोलने और बंद करने के पूर्व सभी परिस्थितियों का आकलन कर लिया जाए। निर्माणाधीन परियोजना के संबंध में भी समीक्षा कर ली जाए। चैनल से पानी निकालने की व्यवस्था भी सुचारू बनाई जाए। श्री सिलावट ने नहरों की सफाई और मरम्मत का काम 10 दिन में पूर्ण करने के सभी बड़े बांधों और अधिकारियों की तैनाती और जिम्मेदारी तय करने के भी निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव किसान कल्याण कृषि विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन भोपाल के द्वारा कौशल विकास केंद्र भोपाल संभाग ग्राम बड़वाई का निरीक्षण किया गया, जिसमें ट्रैक्टर मैकेनिक के प्रशिक्षणार्थियों से चर्चा की गई तथा ड्रोन पायलट ट्रेनिंग स्कूल के सिमुलेटर रूम एवं असेंबली रूम का अवलोकन किया गया। फील्ड उड़ान क्षेत्र फील्ड पर ड्रोन उड़ाकर ट्रायल भी ली गई। संचालक कृषि अभियांत्रिकी राजीव चौधरी द्वारा प्रशिक्षण संबंधी पूर्ण जानकारी दी गई एवं कृषि अभियांत्रिकी परिसर का अवलोकन कराया गया। जिला देवास ग्राम अकालिया तहसील देवास निवासी किसान नारायण पिता धुलजी ने बताया कि मेरे पास कृषि भूमि 3.5 हेक्टेयर है। मुझे वरिष्ठ कृषि अधिकारी कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के द्वारा चना प्रदर्शन प्राप्त हुआ है। प्रदर्शन के अंतर्गत चने की किस्म RVG 202 की 75 किलोग्राम मात्रा 1 हेक्टेयर कृषि भूमि के लिए प्राप्त हुई है। इसके साथ ही मुझे प्राकृतिक खेती करने के लिए समस्त जानकारी मिली है, जिससे मैंने चना प्रदर्शन में रसायनों के स्थान पर प्राकृतिक विधियों से निर्मित उत्पादों जैसे बीजामृत, जीवामृत का उपयोग किया है। और इसी के साथ किसान भाइयों, खबरें खेती में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे खेती किसानी से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।